है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। यानी जो डिजीज होता है वो कैसे होता है, यहाँ पर देखो, एज वी हैव सीन इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप पब्लिक हेल्दी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर इन माइंड। जब भी हम डिजीज की बात करेंगे तो हमें पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ को हमें ध्यान में रखना होगा। व्हेन वी थिंक अबाउट सच कॉजेज ऑफ डिजीज वी कैन टेक दैट अप्रोच एज लिटिल फर्दर। जब हम इन डिजीज की बात करते हैं तो हमें ये फैक्टर्स आप ध्यान में रखने होंगे। इट इज़ यूजफुल टू थिंक द इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज। ये जो होंगे, ये जो फैक्टर्स होते हैं वो इमीडिएट कॉज हैं, डिजीज के इमीडिएट कॉज हैं, एंड बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्ट टाइप्स, और ये अलग अलग टाइप्स को बिलोंग करते हैं। वन ग्रुप ऑफ कॉज इन द इन्फेक्शियस एजेंट। यहाँ पर आपको दो टाइप के डिजीज देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे डिजीज होंगे जो इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होते हैं, जैसे माइक्रोब्स हो गए, या माइक्रोब्स में जैसे आपका बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, फंगी आ गया, इनकी वजह से होता है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके मल्टीपल सारे फैक्टर्स होते हैं, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है पब्लिक हेल्थ। देखो, इसके आगे हम लोग क्या देख रहे थे, we can take that approach in little further. It is useful to think immediate cause of disease as belonging in two distinct type। जो डिजीज होते हैं उनको हम दो अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वन ग्रुप ऑफ काज इज इन्फेक्शियस एजेंट्स। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स हो गया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। Disease where microbes are the immediate cause are called infectious disease। ऐसे डिजीज जहाँ पर माइक्रोब्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और इन माइक्रोब्स की वजह से अगर आपको डिजीज होता है तो उनको हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। दिस इज द बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो कम्युनिटी में तेजी से स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे आपका कोरोना वायरस है, कोरोना हो गया, तो कोरोना क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज वायरस की वजह से हो रहा है, और ये कम्युनिटी में काफ़ी तेजी से स्प्रे कर जा रहा है। सपोज दैट ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई डिजीज हो रहा है, जैसे आपका रिंग वर्म हो गया, HIV हो गया, तो ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है, वो कम्युनिटी में स्प्रे कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत तेजी से स्प्रे करते हैं, कुछ काफ़ी स्लो स्प्रे करते हैं, एंड द डिजीज दे कॉज विल स्प्रेड विद देम। और ये जो डिजीज हैं वो स्प्रे कर जाते हैं। अब देखो, थिंग टू पॉन्डर। फर्स्ट, डू ऑल डिजीज स्प्रेड टू पीपल कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ए सिक पर्सन। क्या जितने भी डिजीज हैं वो एक, देखो यहाँ पर एक सिंपल सा चीज़ समझो, एक आदमी है जो बीमार है, तो क्या इस जो भी डिजीज हैं वो अगर इस बीमार पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो वो सभी इसको हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, व्हाट आर द डिजीज दैट आर नॉट स्प्रेडिंग। कौन से ऐसे डिजीज हैं जो कि स्प्रेड नहीं करते हैं। और थर्ड है, हाउ वुड ए पर्सन डेवलप दोज डिजीज दैट डू नॉट स्प्रे बाई कॉन्टेक्ट विद सिक पर्सन। तो किसी भी पर्सन को क्या करना चाहिए कि डिजीज उसको स्प्रे ना करें। फर्स्ट चीज़ है, जितने भी डिजीज हैं वो सब एक सिक पर्सन में हो ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। व्हाट आर द डिजीज दैट आर नॉट स्प्रेडिंग। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो स्प्रेड नहीं करते हैं, जैसे क्या हो गया, जैसे मान लो आपका अल्सर हो गया। अल्सर अल्सर अभी हम देखेंगे, पेप्टिक अल्सर होता है वो स्प्रेड नहीं करता है। या फिर कोई आपको डिसऑर्डर हो गया है ना, जैसे मेंटली डिसऑर्डर कोई हो गया। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं उनकी वजह से अगर आपको मेंटली डिसऑर्डर हो रहा है तो वो भी ट्रांसमिट नहीं करता है, स्प्रेड नहीं करता है। और थर्ड चीज़ क्या है, हाउ वुड ए पर्सन डेवलप दो डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड बाई कॉन्टेक्ट विद सिक पर्सन। कोई पर्सन क्या करेगा कि उसको कोई डिजीज स्प्रे ना कर पाए या उसको टच ना कर पाए। तो आपको ये करना है,
कोई भी बीमार पर्सन है, सिक पर्सन है, उसके कांटेक्ट में अगर आप आ रहे हो तो क्या ऐसा करोगे कि आपको डिजीज ना हो। तो सबसे पहले आप प्रिवेंट करके जाओ अपने आप को। जैसे कि आप देख रहे हो कोरोना में आप मास्क लगा रहे हो, हैंड ग्लव्स लगा रहे हो, मल्टीपल सारी सैनिटाइजर का यूज कर रहे हो, तो ये प्रिवेंशन कर रहे हो। और सेकेंड चीज़ है, अपनी इम्यूनिटी को आप इम्प्रूव रखो, इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखो। इम्यूनिटी जब आपका इम्प्रूव रहेगा, बूस्ट रहेगा, तो ये डिजीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, on the other hands there are also disease that are not caused by infectious agent। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से नहीं होते हैं। देयर कॉज वेरी, इनका जो कॉज होता है, इनका जो मतलब फैलने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉजेस लाइक माइक्रोब्स। लेकिन इनका कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो माइक्रोब्स की वजह से हो, किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से हो। इनका जो फैक्टर होगा वो मोस्टली इंटरनल होता है, नॉन इन्फेक्शियस कॉज होता है। जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वो स्प्रेड नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। और इनका जो फैक्टर होता है वो मोस्टली इंटरनल होता है। जैसे आपके बॉडी के अंदर, बॉडी पार्ट्स में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आ गई, कोई चेंजेज आ गया, तो ये इंटरनल फैक्टर है। और ये जो डिजीज होते हैं वो कम्युनिटी में स्प्रे नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है, कैंसर हो गया। कैंसर में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगा। कैंसर क्या होता है? एबनॉर्मल सेल डिवीजन, है ना, एबनॉर्मल सेल डिवीजन। नॉर्मली जो सेल डिवीजन होता है वो तो होता ही है, और एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो जाए तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। हाई बीपी, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो ब्लड प्रेशर हाई होने का क्या कारण हो सकता है कि अगर आपका वेट जो है वो बहुत अधिक होता जा रहा है, एक्सेसिव वेट हो रहा है, एक्सरसाइज की कमी है आपके बॉडी के अंदर, तो भी आपको बीपी का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यू कैन थिंक ऑफ मेनी अदर डिजीज वेयर द इमीडिएट कॉज विल नॉट बी इन्फेक्शियस। या फिर बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसका आप इमीडिएट कॉज नहीं पता कर पाते हो कि वह डिजीज आपको क्यों हुआ, कैसे हुआ। यहाँ देखो, द वे इन विच डिजीज स्प्रेड एंड द वे इन विच दे कैन बी ट्रीटेड एंड प्रिवेंटेड एट द कम्युनिटी लेवल वुड डिफरेंटेड और डिफरेंट डिजीज। डिजीज स्प्रेड होने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, ट्रीट करने का जो तरीका है वो भी अलग अलग हो सकता है। दिस वुड डिपेंड ए लॉट ऑफ वेदर द इमीडिएट कॉजेस और इन्फेक्शियस और नॉट इन्फेक्शियस। ये किस पर डिपेंड करेगा, ट्रीटमेंट किस पर डिपेंड करेगा कि वो डिजीज इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है। तो ये चीज़, ये आपका पैराग्राफ हो चुका पूरा। यहाँ पर साथ में ये भी देख लेते हैं, पेप्टिक अल्सर एंड नोबेल प्राइज एक हेडिंग करके दिया है। देखो पेप्टिक अल्सर क्या होता है। ये पेप्टिक अल्सर एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको हम बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। पेप्टिक अल्सर में आपके जो इंटेस्टाइन होते हैं, जो इंटेस्टाइन है ना, पेप्टिक अल्सर स्टमक का भी हो सकता है और इंटेस्टाइन का भी हो सकता है। यहाँ पर आपको आपका जो इंटेस्टाइन है वो HCl का प्रोडक्शन करता है। सॉरी, इंटेस्टाइन, हम स्टमक की बात कर लेते हैं। स्टमक जो होता है वो HCl का प्रोडक्शन करता है, और इसके साथ ही ये म्यूकस का भी प्रोडक्शन करता है। जब आप क्लास 10th में जाओगे, डाइजेशन देखोगे, तो उसमें HCl यानी एसिड और बेस का प्रोडक्शन होता है। अब देखो, हम इन आपको समराइज करके बताते हैं। जो HCl होता है उसका काम होता है कि एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ जो माइक्रोब्स आते हैं उनको किल कर देना। तो HCl रिलीज होगा, HCl वो अपना काम तो करेगा, लेकिन HCl का डिसएडवांटेज ये है कि ये अपने ही स्टमक की सेल्स को भी किल कर सकता है या उनको डाइजेस्ट कर सकता है। और ये HCl इतना स्ट्रांग होता है कि जिस सेल पर गिर जाए वो सेल जल जाएगी, है ना। तो इससे बचाने के लिए यहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन होता है। म्यूकस क्या होता है? बेस होता है। और जहाँ पर आपको पता है केमिस्ट्री के हिसाब से, जहाँ पर बेस और एसिड मिलते हैं तो वहाँ पर इसका इफेक्ट कम हो जाता है या न्यूट्रल हो जाता है। इस अल्सर में आपका म्यूकस का सिक्रीशन नहीं हो रहा है। म्यूकस का सिक्रीशन नहीं होगा तो HCl क्या करेगा, इस जो लेयर होगी स्टमक की उसको धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से
इसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं नॉर्मली। आगे देखिए, फॉर मेनी ईयर्स एवरीबॉडी यूज टू थिंक द पेप्टिक अल्सर विच कॉज एसिडिटी। बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि जो पेप्टिक अल्सर है वो एसिडिटी की वजह से हो रहा है, और जिसकी वजह से पेन, ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। स्टमक में भी हो सकता है, ड्यूडेनम में भी हो सकता है। Where because the lifestyle reason everybody thought that a stressful life led to a lot of acid secretion in the stomach and eventually caused peptic ulcer। बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि जो आपका प्रॉपर वे से आप अपने बॉडी का केयर नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से एसिड का सिक्रीशन अधिक हो रहा है और उसकी वजह से अल्सर हो रहा है। अच्छा देखो, ये अल्सर, पेप्टिक अल्सर आपके ड्यूडेनम में भी हो सकता है, क्योंकि HCl जो होता है वो स्टमक में सिक्रीट तो होता है। अगर आपका म्यूकस यहाँ पर नहीं है तो ये HCl वाला जो फूड है वो इंटेस्टाइन में भी चला जाएगा और इंटेस्टाइन को भी नुकसान पहुँचाएगा। देन टू ऑस्ट्रेलियन मेड डिस्कवरी दैट बैक्टीरियम, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की डिस्कवरी की, जो कि जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस हो रहा है। रॉबिन वॉरेन 1937 में एक पैथोलॉजिस्ट, ये एक पैथोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट आपको बताया, फ्रॉम पर्थ। पर्थ क्या है? ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेस है। सा दीज स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक इन मेनी पेशेंट। इन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनमें ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी देखने को मिल रहा है। ही नोटिस दैट साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन का सिंबल इन्होंने डिनोट किया। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन में कोई भी सेल है वो स्वेल कर जाती है और वो रेड कलर की हो जाती है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है, टेम्परेचर अधिक हो जाता है, ठीक है, इसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। जैसे आपको किसी आंट ने काट लिया, किसी चींटी ने काट लिया, तो क्या होगा? उस जगह पर इचिंग होगी, जलन होगा, फिर स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा, इसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। वेयर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड दिस बैक्टीरिया, जो कि इस बैक्टीरिया के आसपास में प्रेजेंट होता है। फिर एक साइंटिस्ट है वैली मार्शल, उन्होंने, उनका जो बर्न था यानी बर्थ था वो 1951 का था। A young clinic fellow become interested in Warner's findings and succeed in the cultivating the bacteria from this source। इन्होंने इसी पेप्टिक अल्सर से इस बैक्टीरिया को निकाला और इस बैक्टीरिया को ट्रीट कर दिया। ट्रीटमेंट मतलब इन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया और इस बैक्टीरिया को ट्रीट कर दिया। इन ट्रीटमेंट स्टडी मार्शल एंड वारेन shows that patient could be cured of peptic ulcer and only when the bacteria were killed off फ्रॉम द स्टमक। जब इन्होंने इस बैक्टीरिया को स्टमक में किल कर दिया या ख़त्म कर दिया तो देखा कि ये जो अल्सर था वो ख़त्म हो गया और वो अधिक टाइम तक नहीं रहा। फ्रिक्वेंटली डिसेबलिंग कंडीशन बट ए डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक। ये थोड़ा कठिन तो था लेकिन एंटीबायोटिक का इन्होंने यूज़ किया थोड़े टाइम तक, जिससे कि वो बैक्टीरिया मर गया और पेप्टिक अल्सर कंटिन्यू हो गया, सही हो गया। इस अचीवमेंट के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज़ जो कि सबसे बड़ा प्राइज़ होता है वर्ल्ड का, इन द ये आपको मिला। इनको फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। इसमें से किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो।